नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। बेसिक शिक्षा विभाग ने जनपद के सभी सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब अयोध्या के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद ने इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी बाहरी व्यक्ति यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा क्रिएटर अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ना तो स्कूल परिसर में दाखिल हो सकेगा और न ही वहां कोई फोटो या वीडियो बना पाएगा। बिना इजाजत कैमरे के साथ स्कूल पहुंचने वालों पर भी सीधी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को इस नियम की कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पिछले कुछ समय से बिना अनुमति के कई लोग और यूट्यूबर स्कूलों में घुस जाते हैं और वहां में वे शिक्षकों और बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते थे। इससे न केवल स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब होता था, बल्कि शिक्षकों और विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचता था। इसी अनियंत्रित वीडियोग्राफी पर अंकुश लगाने और शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले के स्कूलों में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय ने बताया कि बाढ़ से करीब 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र और 84,362 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय ने कहा कि हालांकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बदायूं, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बाढ़ की स्थिति और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रभावित लोगों को राहत शिविरों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भोजन, चिकित्सा सुविधाओं और आवश्यक राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 1,599 बाढ़ चौकियां और 1,263 बाढ़ आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। अब तक 4,845 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 428 नौकाएं और मोटर बोट तथा 1,101 स्थानीय गोताखोर तैनात किए गए हैं। प्रभावित लोगों को 15,238 खाद्यान्न और 30,316 भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। राज्य में एनडीआरएफ की 16 टीमें, जबकि विभिन्न जिलों में एसडीआरएफ और पीएससी के जवान तैनात हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में 19 से 23 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को भी बसपा से खासतौर से जोड़ने का इरादा जाहिर करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र को अहम जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बसपा के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के साथ साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों, खासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी में उनकी भूमिका और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के साथ साथ पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में उनके नामों की घोषणा की प्रक्रिया की जा रही है। इसी सिलसिले में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सतीश चंद्र मिश्र को पार्टी द्वारा कानूनी और मीडिया के साथ साथ अब निर्वाचन आयोग संबंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और खासकर आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कई मायने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। राम मंदिर और उससे जुड़े परिसरों में तैनात कर्मचारियों की निगरानी अब और भी सख्त कर दी गई है। कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर ड्यूटी तक पर नजर रखी जा रही है। ड्यूटी पर पहुंचने के दौरान कैमरे के जरिए फेस रीडिंग कराई जा रही है और ड्यूटी पर पूरी करने के बाद बाहर निकलते समय भी फेस रीडिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ ही रजिस्टर में कर्मचारियों के आने और जाने का समय भी दर्ज किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर के अलावा रामघाट कार्यशाला, तीर्थयात्री सेवा केंद्र, तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और राम निवास में भी कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। ड्यूटी से गायब रहने वाले या लगातार देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों पर भी सख्ती की जा रही है। इसके अलावा एसआईएस के सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं और इनकी संख्या भी 300 से ऊपर है। वहीं सेना के 35 से अधिक सेवा जवान भी राम मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच अभी जारी है। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने आई ईडी प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर वे सभी फर्म आ गई हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के निर्माण में ठेकेदारी की है। इनमें आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दोस्तों अनवार और
सालिम की भी A&S फर्म भी शामिल है। ईडी ने दोनों दोस्तों के घर पर जाकर जांच की और वहां से यूनिवर्सिटी निर्माण कार्य से संबंधित वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। ईडी की टीम ने सालिम को हिरासत में भी ले लिया है। नवार और सालिम अब्दुल्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं। आजम खान और अब्दुल्ला वर्तमान में जेल में हैं और इस बुरे समय में दोनों आजम खान के परिवार का ध्यान रख रहे थे। और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अब आजम खान के घर उनकी पत्नी से मिलने आए थे। तब वे वहां चंद लोगों में अब्दुल्ला के दोनों दोस्त भी मौजूद थे। ये दोनों पहली बार वर्ष 2022 में चर्चा में आए थे। अब्दुल्ला की मेहरबानी से उनकी फर्म को जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य बड़े काम दिए गए। जौहर यूनिवर्सिटी और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी आजम खान के साथ साथ उनके करीबी निजी ठेकेदारों और सहयोगियों पर भी शिकंजा कस रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंकरखेड़ा के नटेशपुरम में रहने वाली 40 वर्षीय कविता की कार में ले जाकर बेटी उन्नति ने अपने प्रेमी दुल्हेड़ा गांव के आकाश चौहान के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोनों ने चाकू से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया और शव हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर के किनारे फेंक दिया था। मंगलौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। हरिद्वार के एसपी देहात शेखर चंद्र सवाल ने बताया कि 18 अगस्त को पुलिस को गंग नहर के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था और महिला के गले पर चाकू से वार के गहरे निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान का प्रयास किया जाने लगा और आसपास के थानों और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित की गई। मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई। वह कंकरहेड़ा के नटेशपुरम निवासी अरविंद की पत्नी थी। अरविंद और कविता दोनों मूल रूप से औली माजरा गांव बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के निवासी थे। बेटी ने पिता के बताया कि मां को मनोना धाम दर्शन कराने ले जा रही है और कविता के पति अरविंद ने पुलिस को बताया उनकी बेटी उन्नति और आकाश चौहान के बीच प्रेम प्रसंग था और कविता इनका विरोध करती थी, जिसके तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मंगलौर पुलिस कंकरहेड़ा और पल्लवपुरम पहुंची और पुलिस ने दोनों आरोपियों को लक्सर रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार और चाकू भी बरामद कर लिया है। बिजनौर के खुशहालपुर मड़का गांव में बुधवार शाम लापता हुए 6 वर्षीय अनिकेत के शरीर के अवशेष आज सुबह गन्ने के खेत में मिले। वन विभाग ने गुलदार की तलाश शुरू कर पिंजरे लगाने का फैसला किया है। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में तेंदुए के हमले से 6 वर्षीय बालक अनिकेत की मौत हो गई। खुशहालपुर मड़का उर्फ आरवपुर खजूरी गांव में खेलते समय अचानक लापता हुए अनिकेत की ग्रामीण और परिजन पूरी रात तलाश करते रहे और सुबह आज गुरुवार गांव से करीब 400 मीटर दूर गन्ने के खेत में उसके शरीर के टुकड़े मिले और घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर सामाजिक वानिकी के रेंजर और रामकुमार और डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ आकांक्षा चौधरी और प्रभारी अमित कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। अधिकारियों ने ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई और वन विभाग ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। ड्रोन समेत अन्य माध्यमों से उसकी मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाने का भी फैसला किया है। ग्रामीणों से सतर्क रहने वाले और बच्चों को अकेले बाहर न भेजने के लिए अपील की जा रही है। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के साथ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी मांग की है। सहारनपुर के देवबंद बरला मार्ग पर गौकशी की सूचना पर पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में शकील के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर कपिल देव पुलिस टीम के साथ देवबंद बरला मार्ग पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सूचना मिली कि सांपला खत्री गांव के जंगल में 2 लोग संरक्षित पशु की गौकशी करने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 2 संदिग्ध वहां मौजूद मिले। पुलिस के मुताबिक टीम को देखते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी मौका पाकर जंगल की ओर भाग गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आसपास के जंगल में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन फरार आरोपी का पता नहीं चल सका। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खास से जो है सूचना प्राप्त हुई कि जो सांपला खत्री है उसके जंगल में 2 व्यक्ति जो है एक बछड़े को ले जाकर के और गौकसी करने के फिराक में है। उक्त सूचना पर जो हमारी पुलिस टीम है देवबंद की, उसने जाकर के और जो है वो पेट्रोलिंग पे थी वहाँ, तो 2 व्यक्ति दिखाई पड़े जिन्होंने जो है जिसको पुलिस टीम ने पकड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो भागने में सफल रहा है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो घायल व्यक्ति है उसके विषय में जानकारी की गई, तो उसका नाम जो है शकील पुत्र यामीन है, जो कि पठानपुरा थाना देवबंद का रहने वाला है। जो व्यक्ति घायल है और उसके पास से
जो है एक तमंचा प्राप्त हुआ है तथा 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है तथा एक बाइक बरामद हुई है तथा उनके पास से ही जो है एक बछड़ा बना हुआ मिला है और गोक्सी करने का सामान भी मिला है जिसमें कि छुरा है और जो है उसको मांस को ले जाने के लिए और भी जो उसके उपकरण थे वो उसके पास से बरामद हुए हैं। जो घायल व्यक्ति है इसको इलाज के लिए जो है अस्पताल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। जो घायल व्यक्ति है इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इस पर पूर्व में भी जो है गोवध अधिनियम के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जो है दूसरा व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।